नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं इस जो पेपर के माध्यम से आपको वे क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम के अंदर अब की बार 100% मेरे प्यारे विद्यार्थियों दिखने वाले हैं। यानी आप इस वीडियो के अंदर वे सभी क्वेश्चंस देख रहे हैं, उन क्वेश्चंस को 90% से ऊपर आने की पूरी संभावना है और मैं कह सकता हूं कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आपको पास क्या अच्छे मार्क्स के साथ में आपको उत्तीर्ण करवाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। आप इस सेशन के अंदर एंड टाइम तक जुड़े रहना, क्योंकि आज वे सभी क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के अंदर 90% से ऊपर दिखने वाले हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने है क्वेश्चंस, सभी देख लीजिए। क्वेश्चंस बिल्कुल एज इट इज आपके एग्जाम में दिखने को मिलेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर पूछा गया है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की एक सीमा है। यानी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर कई बार बना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको याद रखना है कंप्यूटर की कौन सी एक सीमा है। तो आपको देखना है, स्पीड तो होती है प्यारे विद्यार्थियों, स्पीड बिल्कुल होती है, शुद्धता भी होता है, लेकिन परिश्रमशीलता ये बिल्कुल होता है। बुद्धि का अभाव जो लिखा हुआ है ना, बुद्धि का अभाव जो ऑप्शन डी के ऊपर लिखा हुआ है ना, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसकी एक लिमिटेशन होती है। यानी आप कह सकते हैं कंप्यूटर की सीमा कह सकते हैं। यानी आपको याद रखना है कि कंप्यूटर के अंदर सोचने की क्षमता नहीं होती है। क्या नहीं होती है? सोचने की क्षमता इसके अंदर बिल्कुल नहीं होती है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्वेश्चंस बिल्कुल आपके एग्जाम के अंदर दिख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चंस काफी इजी भी कह सकते हैं और एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चंस अब की बार बिल्कुल देखने को मिल सकता है। कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करेगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चंस आपके एवरी टाइम देखने को मिलता है और अब की बार तो मैं गारंटी देता हूं कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर बिल्कुल देखने को मिलने वाले हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते हैं, इस कथन का उत्तर निम्न विकल्पों में से चुनें। आप सभी को याद रखना है कि कंप्यूटर का वर्गीकरण जब दूसरा टॉपिक होता है, आपके जो कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है ना, वो आपके आरएसआईडी का दूसरा टॉपिक है। आरएसआईडी का दूसरा टॉपिक है। उस कंप्यूटर के वर्गीकरण को इन्होंने दो अलग अलग तरह से डिवाइड किया है। यानी एक तो होता है आकार के आधार पर, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण, और एक होता है कार्य के आधार पर। तो आपको याद रखना है कि आकार और कार्य के आधार पर जो कंप्यूटर के प्रकार होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे आकार के अंदर सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर होता है। इसी तरह से आपको याद रखना है कार्य के आधार पर तीन कंप्यूटर होते हैं, जिसमें एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। लेकिन आपको याद रखना है कि इसमें पूछा गया मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते कंप्यूटर होते हैं। तो ये बिल्कुल कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि आप कह सकते हैं सबसे सस्ते कंप्यूटर तो माइक्रो कंप्यूटर होता है। अगर यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको ऑप्शंस के अंदर माइक्रो कंप्यूटर लिखा हुआ मिलता, क्या मिलता? माइक्रो कंप्यूटर मिलता, तो वो इसका कथन सत्य होता। लेकिन इसने तो मेन फ्रेम का बोल दिया। मेन फ्रेम तो एक्चुअली देखे तो बहुत महंगे कंप्यूटर होते हैं, इसलिए इसका कथन कौन सा हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी यहां से इसको करेक्ट मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चंस नंबर आपकी स्क्रीन के सामने तीसरा है और तीसरा क्वेश्चंस क्या है देख सकते हैं। निम्न में से कौन सी एक मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? ये कई बार रिफ्रेश करने की बात कर रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कई बार रिफ्रेश करने की बात कर रहा है। इसका मतलब ये बात डायनामिक रैम के बारे में कर रहा है। यानी आप सभी को याद रखना है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो प्रति सेकंड रिफ्रेश होती है। आपको याद रखना क्या होती है? प्रति सेकंड रिफ्रेश होती हैं। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रति सेकंड रिफ्रेश होती है। तो ये यहां से आपको थोड़ा सा याद रखना है कि बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन से कौन सा हो जाएगा? बी यहां से करेक्ट आंसर हो जाता है। ये स्टैटिक तो क्या होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो इस तरह होती है। स्टैटिक तो क्या होती है? इस तरह होती है, हर टाइम रिफ्रेश नहीं होती है। इसलिए थोड़ा सा आप याद रखना कि ये तो इस तरह होती है, जबकि डायनामिक रिफ्रेश होती रहती है कई बार। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं। काफी इजी क्वेश्चंस कह सकते हैं, बट एग्जाम के लिए मैं कह सकता हूं काफी ही मोस्ट है। यानी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर कई बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो आज तो मैं वही पेपर आपके सामने लेके आया जो आपके एग्जाम के अंदर अब की बार 90% हूबहू देखने को मिल सकता है। निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है? आपको थोड़ा याद रखना है कि अस्थिर क्या होता है। अस्थिर का मतलब ये होता है कि जो इसमें कार्य हो रहा है ना, वो परमानेंटली नहीं रहता है। यानी जब हम कार्य करते हैं उस वक्त वो कार्य दिखता है, लेकिन जैसे हम उस कंप्यूटर के अंदर लाइट ऑफ करते हैं या स्विच ऑफ करते हैं, लाइट चली जाती है या फिर उस डेटा को हम सेकेंडरी मेमोरी के अंदर भेज देते हैं, तो ये मेमोरी क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। बिकॉज यहाँ पे बात किसकी कर रहा है? ये रैम की कर रहा है। आप सभी को याद रखना है कि रैम होती है ना मेरे प्यारे
प्यारे विद्यार्थियों, ये रैम की बात कर रहा है और आप सभी को याद रखना है कि जो रैम एक ऐसी मेमोरी है जो प्राकृतिक रूप से क्या होती है, अस्थिर होती है। इसका पूरा नाम भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो पूरा नाम तो आप सभी को आई होप आ रहा होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है इसका पूरा नाम? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ये इस रैम का पूरा नाम होता है। ये फुल फॉर्म भी एग्जाम के अंदर बिल्कुल कई बार पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है, जो आपके एग्जाम के अंदर की बार देखने को मिल सकता है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंप्यूटर के साथ संयोजन में कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है? मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे बोल देता हूं कि जब टोनर की बात होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा याद रखना, जब टोनर की बात होती है अथवा सूखे पाउडर की बात होती है, ड्राई इंक की बात होती है, सूखे पाउडर की अथवा टोनर की बात हो जाती है कभी भी एग्जाम में, भले एग्जाम कोई भी हो, जब टोनर अथवा सूखे पाउडर की बात हो जाती है तो निश्चित ही आपको याद रखना वो बात किसके बारे में कर रहा है? लेजर प्रिंटर के बारे में बात कर रहा है। यानी आपको याद रखना ऑप्शन सी के ऊपर लिखा हुआ है ना, लेजर प्रिंटर, इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। बिकॉज ये कई बार एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। जब आपको याद रखना है इंक की बात होती है, यानी ओनली फॉर स्याही की बात होती है, यानी आपको याद रखना जब स्याही की बात होती है तो स्याही के लिए तो आप इंक जेट करके आ जाना। क्या करके आ जाना? आप इंक जेट हो जाता है। वो इंक जेट दूसरा प्रिंटर होता है, बट यहां पे बात किसकी हो जाएगी? लेजर प्रिंटर। ऑप्शन सी बिल्कुल यहां से करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है, टास्क बार का एक छोटा सा भाग। कई बार एग्जाम में ये सीधा सीधा पूछा गया है। आप कह सकते हैं इसको स्टार लगा दीजिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। आप सभी को याद रखना है कि टास्क बार का एक छोटा सा भाग या छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशंस के आइकन हैं और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित होता है। बिल्कुल ही काफी इजी क्वेश्चंस है, लेकिन एग्जाम के लिए काफी मोस्ट है। किसकी बात कर रहा है? यानी ये बात कर रहा है सिस्टम ट्रे की। सबसे नीचे वाली बार कौन सी होती है? टास्क बार होती है। तो टास्क बार के आप राइट साइड में जैसे ही देखते हो ना, वहां पे आपको डेट और टाइम दिखाई देती है, वो इससे क्या कहा जाता है? सिस्टम ट्रे कहा जाता है। यानी ऑप्शन डी यहां से बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। सबसे नीचे वाली जो बार आपको दिखाई देती है डेस्कटॉप के, सबसे जो नीचे वाली बार होती है ना, वो क्या कहलाती है? वो टास्क बार कहलाती है। नीचे वाली जो बार होती है वो तो क्या कहलाती है? टास्क बार कहलाती है। बट टास्क बार का एक छोटा सा भाग होता है और बैकग्राउंड में चलने वाले प्रोग्राम भी वहां पे रन होते हैं और वहां पे समय और दिनांक भी प्रदर्शित होता है। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन से डी यहां से करेक्ट आंसर हो जाता है। इस वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि जो इस वीडियो को पूरा नहीं देखेगा, मैं 90% आपको बोल रहा हूं कि यहां से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखने वाले हैं। यानी इस तरह से और भी वीडियो इस चैनल के माध्यम से जो आपके सामने आ रहे हैं, आप 4 से 5 दिन निश्चित होकर तैयारी कीजिए। मैं निश्चित ही दावा करता हूं यहाँ पे आपको 90% से ऊपर आपको क्वेश्चंस के अंदर जो 90% है ना, वो बनाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। यानी निश्चित ही मैं दावा करता हूं ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है? हालांकि ऑपरेटिंग सिस्टम तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है? यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको याद रखना है जो मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है। उसका नाम क्या है? एमएस डॉस होता है। क्या होता है? एमएस डॉस होता है। और इसी एमएस डॉस का पूरा नाम एग्जाम में पूछा गया है कई बार, तो आपको याद रखना है एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, और डॉस का मतलब होता है, डी का मतलब होता है डिस्क होता है, ओ का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, ओ का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बना हुआ है। यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी के ऊपर लिखा हुआ एमएस डॉस यहां से करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए आप कह सकते हैं इसको मोस्ट लगा दीजिए। आप सभी को याद रखना है कि ऐसा निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, पूछा गया ना। डॉस तो अभी मैंने बोला होता है। ये लिनक्स है ना, ये भी एक कंप्यूटर का ओएस होता है, यानी ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडोज तो आपने देखा हुआ भाई, विंडोज 7 होता है, विंडोज 10 होता है, आदि विंडोज के वर्जन है। ओरेकल लिखा हुआ है ना, ये तो क्या होता है? ये तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ये तो एक ऐप होता है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है, इसलिए ऑप्शन डी यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है। आप सभी को याद रखना है सर्च इंजन जो आप किसी इंटरनेट के ऊपर कुछ कंटेंट को खोजने के लिए आप इस्तेमाल में लेते हो ना, वो सर्च इंजन। जैसे देखो, आपको याद रखना है सर्च इंजन के नाम कौन कौन से होते हैं। आपको याद रखना है जैसे गूगल होता है, आपको याद रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे गूगल होता है,
गूगल के अलावा देखो आपको याद रखना है बिंग भी होता है ना, कई बार आपने नाम सुना होगा, बिंग भी होता है ना। बिंग के अलावा आपको याद रखना है याहू भी होता है ना। ये सब किसके उदाहरण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये सर्च इंजन के उदाहरण है। आपको तो याद रखना है कि इसमें ऑलरेडी गूगल दिख रहा है ना, बाकी पेटीएम है, फ्लिपकार्ट है, ये तो सभी दूसरे शॉपिंग वेबसाइट की श्रेणी में आते हैं, इसलिए आपको याद रखना गूगल यहां से करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, डीएनएस का पूरा नाम बताइए। कई बार एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो आप सभी को याद भी रखना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बिल्कुल देखने को मिल सकता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डीएनएस का पूरा नाम पूछा गया है। डीएनएस का पूरा नाम, डीएनएस होता क्या है? इंटरनेट के ऊपर किसी नाम का जो डोमेन होता है उसका पता लगाता है। इसका मतलब डीएनएस का पूरा नाम तो क्या हो जाएगा? डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा? डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। यहां से बिल्कुल ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम होता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्न में से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? आप सभी को याद, अब की बार ये क्वेश्चन तो आया था आपके आरएसएटी में, ईमेल क्लाइंट का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए, हम ईमेल के रूप में किस किस का इस्तेमाल करते हो, आप सभी को याद रखना है। जैसे याहू मेल भी होता है, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, याहू मेल भी होता है, बिंग का भी मेल होता है। इसके अलावा आपको याद रखना गूगल का जीमेल भी होता है ना। गूगल का क्या होता है? जीमेल भी होता है ना। तो इसका मतलब इसके अंदर बिल्कुल मिल रहा है ना आपको, ये जीमेल है ना, ये एक ईमेल क्लाइंट का उदाहरण होता है। आगे वाला यूपीआई का पूरा नाम, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जब भी पेमेंट भुगतान प्रणाली की बात करते हो तो यूपीआई तो आपके सामने बिल्कुल ही आना चाहिए। इस यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आप सभी को याद रखना है, यूपीआई का पूरा नाम तो एग्जाम में आपको कई बार देखने को मिल सकता है। यूनिफाइड और पी का मतलब होता है पेमेंट, यूनिफाइड पेमेंट, और आई का मतलब हो जाएगा आपके इंटरफेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरफेस हो जाता है। यानी आपको याद रखना है ऑप्शन सी, यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन बी। बिल्कुल जी हाँ, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। भीम का पूरा नाम बताइए। आप सभी को याद रखना है, भीम ये भी पेमेंट भुगतान प्रणाली के अंदर आता है। ये फुल फॉर्म आप लगा दीजिए इसको स्टार, यानी ये सभी के सभी फुल फॉर्म आपके एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। भीम का पूरा नाम क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन से, यूपीआई पेमेंट में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? ये सभी स्टूडेंट आप देख लेना, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हूबहू छपेगा। यानी अब की बार भी तो आया था ये क्वेश्चंस, अब की बार तो ये क्वेश्चंस आया था, तो इसका मतलब ये एग्जाम के लिए बिल्कुल छपने वाला है। यूपीआई में पेमेंट टेक्नोलॉजी होती है, उसमें पुश का मतलब क्या होता है? ये जो पुश होता है ना, पुश का मतलब होता है दबाना। पुश का मतलब क्या होता है? दबाना। यानी जब पैसा भेजेंगे ना, तब भेजने के लिए तो आप क्या करेंगे? पुश बटन को दबाएंगे। यानी ऑप्शन ए पे लिखा हुआ पैसा भेजने के लिए बिल्कुल विकल्प। ये क्वेश्चन नंबर जो है ना, ये आपके एग्जाम 14 नंबर क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में बिल्कुल छपा हुआ, इसलिए थोड़ा याद रख लेना। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्न में से कौन सा मोबाइल का उदाहरण, देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा मोबाइल का एक देखो मोबाइल, एक क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए। निम्न में से कौन सा मोबाइल यहाँ पे वॉलेट का उदाहरण नहीं है पूछा गया है। हाँ बिल्कुल, निम्न में से कौन सा, ये थोड़ा याद रखना, यहाँ पे मोबाइल वॉलेट लिखना था, एक्चुअली वॉलेट नहीं लिखा गया है, मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, आपको ये एसबीआई बड़ी तो होता है, जो स्टेट बैंक इंडिया के द्वारा यानी एसबीआई के द्वारा जारी किया गया। इसको किसके द्वारा? एसबीआई के द्वारा जारी किया गया एक पेमेंट भुगतान प्रणाली होती है। भीम भी होता है, और पेटीएम तो आपने नाम सुना हुआ है, लेकिन क्रेडिट कार्ड होता है ना, ये इस मोबाइल वॉलेट के अंदर नहीं आता है। ऑप्शन डी यहां से बिल्कुल इसका क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है। बिल्कुल आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। रुपे कार्ड क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रुपे क्या है? ये तो आपने एटीएम के ऊपर देखा ही होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रुपे कार्ड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ये रुपे कार्ड की बात कर रहा है। आपको याद रखना रुपे क्या है, तो आपको याद रखना घरेलू डेबिट कार्ड होता है। बिल्कुल, भारत के सभी राष्ट्रीय निगम द्वारा जारी किया गया, भारत के राष्ट्रीय निगम द्वारा जारी किया गया एक कार्ड का प्रकार है। बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा। सभी एटीएम और पोस्ट मशीनों पर स्वीकृत, यानी ये सभी विकल्प सही है। रुपे कार्ड है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रुपे कार्ड एनपीसीआई के द्वारा जारी किया गया। ये आप इंग्लिश में आ जाए तो ऐसे आ जाएगा, एनपीसीआई, एनपीसीआई के द्वारा ये जारी किया गया। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कह सकते हैं।
निम्न में से कौन सा एक ईमेल ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? सभी को याद रखना है, ई कॉमर्स जिसके द्वारा आप किसी वस्तु को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं उसे ई कॉमर्स कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ई कॉमर्स किसे कहा जाता है? जिसके द्वारा किसी ऑनलाइन वस्तु को खरीदना या बेचना ई कॉमर्स कहलाता है। तो ट्विटर तो होगा नहीं, ये सोशल नेटवर्किंग साइट होती है। फेसबुक भी सोशल नेटवर्किंग साइट होता है, लेकिन फ्लिपकार्ट नाम दिया हुआ ना, फ्लिपकार्ट होता है। फ्लिपकार्ट के अलावा आपने बिल्कुल इसके ऊपर ज्यादा शॉपिंग की होगी, अमेजोन होता है। ये सभी के सभी एक किसके उदाहरण है? ई कॉमर्स वेबसाइट के श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार की लेन देन का उदाहरण है? अभी मैंने बोला था ना, लेकिन ये अभी अब की बार प्रणाली दे दी है। जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना, वो किस प्रकार की लेन देन है? B2B है क्या? नहीं, ये तो B2B बिजनेस से बिजनेस होता है। B2C हो जाएगा, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर हो जाता है। क्या हो जाता है? बिजनेस टू कंज्यूमर हो जाता है। ये थोड़ा सा आप याद अवश्य रखना, बिजनेस टू कंज्यूमर हो जाता है। क्या हो जाता है? बिजनेस टू कंज्यूमर हो जाता है। यानी आपको याद रखना है, यहां से ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, राज एईएम क्या है? ये आप थोड़ा स्टार लगा दीजिए इस क्वेश्चन का। ये राज एईएम वाला आपकी बार आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है। राज एईएम क्या है? तो आपको याद रखना है, एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्लेटफॉर्म। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात बिल्कुल सही कर रहा है। जीपीएस मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक प्रणाली, ये होता है क्या? नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये तो क्या होता है? ये तो एक राज जीआईएस का उदाहरण है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या हो जाएगा? जीपीएस का उदाहरण है। जीपीएस मॉनिटरिंग तो अलग टाइप का हो जाएगा। आपको याद है, राज एईएम एक एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्रणाली होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ये जीपीएस तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये तो क्या होता है? राजधरा होता है। क्या होता है इसका? अगर राजधरा पूछा जाता है ना आपको, राजधरा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। लेकिन अभी तो यहाँ पे एईएम पूछा गया, तो इसका मतलब एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्रबंधन होता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है? आप सभी को याद रखना, जब भी आप राजस्थान संपर्क के ऊपर शिकायत दर्ज करते हो तो अलग से एक हेल्पलाइन नंबर भी होता है। उस हेल्पलाइन नंबर के अंदर आपको याद रखना है, एक आपको याद रखना है हेल्पलाइन नंबर कौन से होते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। तो हेल्पलाइन नंबर तो कौन सा होता है? 181 होता है। क्या होता है? 181 इसके हेल्पलाइन नंबर होते हैं। क्वेश्चन भी बना हुआ है, लेकिन इसके ऊपर काफी सारे स्टेप होते हैं। तो उन स्टेप में से इनमें से कौन सा एक चरण नहीं है? तो आप रजिस्ट्रेशन तो करेंगे, ये तो चरण होता है। मॉडरेशन मॉडिफाई भी करते हैं, और अलोकेशन ये भी होता है, लेकिन स्क्रूटिनाइजेशन किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं है। यानी ऑप्शन सी जो है ना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी विकल्प नहीं होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो वेरिफिकेशन भी होता है लेकिन स्क्रूटिनाइजेशन नहीं होता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, निम्न में से कौन सा पंजीयन राजस्थान जन आधार योजना के तहत शामिल नहीं है? आपको याद रखना है कि इसमें कौन सा राजस्थान जन आधार योजना के तहत शामिल नहीं है। राजस्थान जन आधार योजना होती है, उसमें कौन सा इसमें से स्टेप शामिल नहीं है? जन आधार पंजीयन होता है, जन्म मृत्यु पंजीयन, विवाह पंजीयन या मकान का पंजीयन। तो इसमें से ऑप्शन डी के ऊपर लिखा हुआ है ना, मकान का पंजीयन, ये इसके अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, एसएसओ के तहत एक नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है? आप एसएसओ के तहत एक पंजीकरण करना चाहते हैं तो आप आधार नंबर के जरिए कर सकते हैं, भामाशाह या जन आधार योजना के तहत कर सकते हैं, जन आधार नंबर के तहत कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो ऑप्शन ए और बी दोनों विकल्प सही माना जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन के सामने 23वां क्वेश्चन, देखो आप देख सकते हैं, ईपीडीएस का विस्तृत नाम क्या है? ये तो अब की बार एग्जाम में आया था। मैं श्योर बोलता हूं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आने लायक है। सभी के सभी मोस्ट क्वेश्चन जो नहीं देखेगा वो पछताएगा, मैं 100% बोल देता हूं। ईपीडीएस है ना, ईपीडीएस का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ पे ऑप्शन सी के ऊपर लिखा हुआ, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं इसको। आगे वाला क्वेश्चन है, कौन सा एक लिखा हुआ है, यहां पे एक आप कर देना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है। कौन सा एक नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने का एक तरीका, समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है? तो आपको याद रखना, जन आधार योजना, ईपीडीएस, राज्य संपर्क या कोई नहीं। तो नागरिकों के जितने भी मुद्दे होते हैं, नागरिकों के जो भी मुद्दे होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए राजस्थान संपर्क को बनाया गया। मैंने अभी तो बोला था, इसके शिकायत के अंदर आप निवारण के लिए हेल्पलाइन नंबर 181 होते, ये भी आप थोड़ा सा याद रख के जाना।
आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके लिए हम एक बहुत जोरदार फ्रेंड्स सीरीज लेके आएंगे और आप सभी को मैं दावा करता हूं कि जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो भी इस चैनल के साथ में आज से अगर जुड़ जाता है तो निश्चित ही दावा करता हूं वो अच्छे मार्क्स के साथ में उत्तीर्ण होगा। तो आप थोड़ा सा याद रखिए, ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में कई बार बना है, मैं सभी वो क्वेश्चंस लेके आया जो आपके एग्जाम में एक बार बिल्कुल बने थे और एक बार बन भी सकते हैं। 90% गारंटी दे रहा हूं। हॉट स्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, तो हॉट स्पॉट के लिए तो किसकी आवश्यकता आप सभी को याद होगा, वाईफाई की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, वाईफाई की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आप कह सकते हैं नवीनतम एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। आप सभी को याद रखना है नवीनतम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है, आप सभी थोड़ा याद रख के जाना। आप सभी लोग थोड़ा सा इस क्वेश्चंस को याद रख के जाएंगे। नौगाट होता है, क्या हो जाएगा, नौगाट यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर पहला पूछे, ये तो सबसे नवीनतम या सबसे अंतिम बुक्स के अकॉर्डिंग है, अगर पहला पूछे ना तो पहला कौन सा था, एस्ट्रो था। कौन सा था पहला मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एस्ट्रो था। ये भी आप थोड़ा याद रख लेना। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से किस कुंजी की मदद से आप कर्सर के दाएं ओर के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आप याद रखना, इन दोनों का आप थोड़ा याद रखना। एक तो होती है आपकी बैक स्पेस, एक तो क्या होती है आपकी बैक स्पेस की होती है। एक तो कौन सी होती है आपकी बैक स्पेस होती है और एक होती है डिलीट होती है। एक कौन सी होती है आपकी डिलीट होती है। इन दोनों की को थोड़ा सा याद करके जाना। जब आपको दाईं ओर से पूछे, जब आपको किस ओर से पूछे, दाईं ओर से पूछे, थोड़ा सा आप रख लीजिए भले ऑप्शंस। अगर आपको दाईं ओर से पूछे तो आप बैक स्पेस, सॉरी, अगर आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाईं ओर से पूछे, ये ब कर दो। अगर आपको बाईं ओर से पूछे तो आप बैक स्पेस याद रखना। और अगर दाईं ओर से पूछे ना, अगर आपको दाईं ओर से डिलीट करने की बात होती है तो आप क्या करके आ जाना, डिलीट करके आ जाना। निश्चित ही आपका राइट आंसर होगा। अभी इसने क्या पूछा है, अभी इसने क्या पूछा है मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो दाईं ओर से पूछा है ना, तो दाईं ओर से लिए आप किसका यहाँ पे करेक्ट आंसर करोगे, डिलीट। अगर बाईं ओर से पूछा तो आप बैक स्पेस इसका करेक्ट आंसर कर लेते। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्ट्रेट व लैंडस्केप क्या है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों पोर्ट्रेट और लैंडस्केप की बात हो रही है, तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दोनों एक पेज ओरिएंटेशन के प्रकार है। जो इस तरह का पेज होता है ना आपको, या जो इस तरह का पेज होता है ना वो तो होता है पोर्ट्रेट, और जो इस तरह का जो आड़ा ऐसे पेज होता है ना वो क्या होता है, वो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों लैंडस्केप होता है। तो यहाँ पे किसके प्रकार है, ये पेज ओरिएंटेशन, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ ना करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है। अभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों सीईटी परीक्षा के अंदर एक क्वेश्चन आया था, तो आप पावर पॉइंट के अंदर कौन सा ये फॉर्मेट ऐड कर सकते हैं। देखिए जेपीजी भी होता है, जीआईएफ भी होता है, यानी इसका पूरा नाम ग्राफिक्स इनहैंस्ड फॉर्मेट होता है, जीआईएफ का पूरा नाम। वेब भी होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये इसका पूरा नाम जॉइंट फोटो जॉइंट यहाँ पे फोटोग्राफिक्स होता है, और जीआईएफ का पूरा नाम क्या होता है, ग्राफिक्स इनहैंस्ड फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, एक नई प्रेजेंटेशन किसमें के द्वारा बनाई जा सकती है। आप नई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो आप किसके द्वारा बना सकते हैं, आप ब्लैंक से भी बना सकते हैं, मौजूदा या पूर्व में बनी हुई स्लाइड से भी बना सकते हैं, डिजाइन टेम्पलेट का उपयोग करते हुए भी बना सकते हैं। ये आपको याद रखना, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। डिजाइन टेम्पलेट क्या होते हैं, पहले से बने हुए आपके सामने एक जैसे स्लाइड का, एक जैसे सभी का प्रदर्शन दिखाना, तो आप पर डिजाइन टेम्पलेट का उपयोग कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में, एक ऐसा कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमला करता है, आपके आरएसआईडी का मोस्ट क्वेश्चंस कह सकते हैं। यानी एग्जाम के अंदर कई बार ये ऑलरेडी पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर रेट्रो वायरस होता है। क्या होता है, रेट्रो वायरस एक ऐसा वायरस है जो आपके जो एंटीवायरस के ऊपर भी सक्रिय रूप से हमला कर लेता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है। ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया था। ऐसा इसमें से कौन सा उदाहरण है जो असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है, पूछा गया ना। तो देखिए वायरस तो होता है, स्पैम होता है, आइडेंटिटी होता है, लेकिन हैकर्स होता है ना। ये सही ढंग से देखिए तो आपके लिए एक नुकसान नहीं पहुंचाने वाला भी इस तरह से प्रतीत होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है। आप सभी को याद रखना है साइबर खतरा इनमें से कौन सा नहीं है। ट्रोजन और एक साइबर खतरे का प्रकार होता है बिल्कुल, वायरस तो होता ही है,
और डिनाइल ऑफ सर्विसेज भी होता है। ये तो एक ऐसा वायरस है जो कंप्यूटर को ओवरलोड करता है। ये तो क्या करता है, कंप्यूटर को ओवरलोड कर लेता है। ये क्वेश्चंस भी आया हुआ है, ऐसा कौन सा साइबर खतरा है जो कंप्यूटर को ओवरलोड करता है? क्या करता है, ये कंप्यूटर को ओवरलोड कर लेता है। ओवरलोड करने की जब बात आ जाए तो कभी तो आप इसको डिनाइल ऑफ सर्विस को करके आ जाना। और जब ट्रोजन हॉर्स की बात होती है तो ये सच में नहीं नुकसान नहीं पहुंचाने वाला प्रतीत होता है, लेकिन अपने साथ अन्य वायरस को लेके आ जाता है, इसलिए भी आपको याद रखना है। लेकिन ई कॉमर्स तो ये तो शॉपिंग साइट होती है, ये थोड़ी नुकसान पहुंचाएगी, तो ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, किस में से एक सीडी या डीवीडी की एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है? इनमें से कौन से एक सीडी और डीवीडी की सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है? पहली बात तो आपको याद रखना, सीडी और डीवीडी में किसी डेटा को कॉपी करना, सीडी अथवा डीवीडी में किसी डेटा को कॉपी करना, वो तो क्या कहलाता है, बर्निंग कहलाता है। क्या कहलाता है, बर्निंग कहलाता है। ये भी थोड़ा सा आप याद रख लेना, बर्निंग कहलाता है। जबकि यहाँ पे देखो 730 MB होता है, 4.7 GB होता है, 9.4 GB होता है, 13 GB विकल्प नहीं होता है, यानी ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है। इस पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार, और बाकी इसके द्वारा हम बहुत ही जल्द एक और भी अच्छा लाइव क्लासेस लेके आ रहे हैं आप सभी के समक्ष, उसको अवश्य देखना। 7 बजे बहुत जल्द हम लाइव क्लास के द्वारा आपको मिलेंगे। सीडी में किसी डेटा को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभी बोल दिया ना आपको, क्या कहलाती है, बर्निंग कहलाती है। क्या कहलाएगा, ऑप्शन से डी सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये मैं आपके समक्ष लेके आया था महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आप सभी को याद रखना है कि संध्या कंप्यूटर के द्वारा जितने भी क्लासेस ली जा रही है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काफी सारे स्टूडेंट्स आप राय लीजिए, संध्या कंप्यूटर के द्वारा वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं जो 90% से ऊपर लेने की गारंटी देता है, यानी हूबहू ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसलिए आप इस ऐसे वीडियो को रोजाना देखते रहना और अंतिम समय तक इस चैनल के साथ में जुड़े रहना। निश्चित ही दावा करता हूँ 12 तारीख वाले आप सभी का एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे एक सभी को अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।